प्रिय विद्यार्थियों, बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में आपका पुनः स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ग्लिसरॉल के बनाने की विधियां बताई थी आपको। ये अल्कोहल का ही एक पार्ट है। अल्कोहल पार्ट 15 के अंतर्गत ये ग्लिसरॉल का दूसरा नाम है ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल। तो आज हम ग्लिसरॉल की प्रॉपर्टीज़ तथा उनके रासायनिक गुण व उनके उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसा कि इसके स्ट्रक्चर से पता चलता है, इसमें 3 OH समूह होते हैं। 3 OH समूह होने के कारण इसमें हाइड्रोजन बंध बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, जिसके कारण से ये बहुत ही गाढ़ा विस्कस लिक्विड होता है। यह स्वाद में मीठा होता है तथा इसका क्वथनांक 290 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसको हम प्रयोगशाला में एज ए माध्यम के रूप में यौगिकों के मेल्टिंग पॉइंट तथा बॉइलिंग पॉइंट निकालने में काम में लेते हैं। यह बहुत ही ज़्यादा आर्द्रताग्राही होता है, अर्थात जल को ग्रहण करने वाला होता है। यह अल्कोहल तथा जल में घुलनशील होता है, जबकि ईथर व क्लोरोफॉर्म में अघुलनशील होता है। इसके जैसा कि इसका संरचना है, इसमें 3 OH समूह हैं। ये वाला यानी दोनों जो टर्मिनल OH समूह है ये प्राइमरी OH समूह है, प्राइमरी अल्कोहल है, और जो बीच वाला है वो सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है। तो 3 OH समूह होने के कारण इसमें जो अभिक्रियाएं होती हैं वो 3 OH समूह के कारण से होती हैं। जो ग्लिसरॉल के दोनों जो प्राथमिक अल्कोहल ग्रुप हैं उनको हम अल्फा अल्फा डैश तथा जो सेकेंडरी अल्कोहल होता है उसको हम बीटा समूह कहा जाता है। अब हम इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि इसमें 3 OH समूह होते हैं और जो टर्मिनल पे होते हैं यानी प्राइमरी वाले होते हैं वो तो होते हैं अल्फा अल्फा डैश, और बीच वाला होता है बीटा अल्कोहल ग्रुप। जब हम सोडियम के साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो जो टर्मिनल वाले हैं यानी प्राथमिक OH समूहों के साथ तो अभिक्रिया हो जाती है, लेकिन द्वितीयक OH समूह के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होती है, जिससे हमें उत्पाद के रूप में पहले मोनोसोडियम साल्ट और फिर उसका डाइसोडियम साल्ट प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट अभिक्रिया है हाइड्रोजन हैलाइड और फास्फोरस हैलाइड के साथ अभिक्रिया। ये अभिक्रिया लोअर टेम्परेचर पर अलग होती है और हायर टेम्परेचर पर अलग होती है। तो ग्लिसरॉल को जब लोअर टेम्परेचर यानी 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर ग्लिसरॉल में HCl गैस प्रवाहित की जाती है तो अल्फा एंड बीटा मोनोक्लोरोहाइड्रिन बनते हैं, जिसमें अधिक मात्रा अल्फा उत्पाद की होती है। और यदि हम HCl गैस को अधिक देर तक प्रवाहित करें तो अल्फा अल्फा डैश तथा अल्फा बीटा क्लोरोहाइड्रिन प्राप्त होंगे। इसमें अल्फा अल्फा डैश की मात्रा अधिक बनेगी यानी 55.75% बनेगी। अभिक्रियाएं कुछ इस प्रकार से होती हैं। जब हमने इसमें HCl गैस प्रवाहित की ग्लिसरॉल में तो जो इसका अल्फा अल्फा डैश है तो इसमें अल्फा के साथ जब अल्फा OH के साथ अभिक्रिया होती है और हमें CH2Cl CHOH CH2OH यानी अल्फा क्लोरोहाइड्रिन तथा बीटा यानी ये बीटा जो OH है वो रिप्लेस होगा या
अल्फ़ा दोनों में से कोई सा एक रिप्लेस होगा जो है, तो अल्फ़ा क्लोरोहाइड्रिन और बीटा क्लोरोहाइड्रिन जो है प्राप्त होता है। जब हम अधिक मात्रा में जो है HCl प्रवाहित करते हैं तो अल्फ़ा बीटा दिस वन, अल्फ़ा बीटा डाइक्लोरोहाइड्रिन या अल्फ़ा अल्फ़ा डैश दिस वन, अल्फ़ा अल्फ़ा डैश डाइक्लोरोहाइड्रिन प्राप्त होते हैं। लेकिन जब अभिक्रिया PCl5 के साथ कराई जाती है तो तीनों हाइड्रोक्सी समूह क्रिया करते हैं और हमको ट्राई क्लोरोएल्केन प्राप्त होता है। यानी PCl5 के साथ जब रिएक्शन कराई ग्लिसरॉल की तो ये वाला प्राइमरी, ये वाला प्राइमरी और ये वाला सेकेंडरी, यानी तीनों OH समूह जो है अभिक्रिया करते हैं और OH क्लोरीन के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है और ट्राई क्लोरो कंपाउंड्स प्राप्त होता है। कंपाउंड्स का नाम है 1,2,3 ट्राइक्लोरोप्रोपेन। इसी प्रकार से जब हम HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड तथा फास्फोरस की अभिक्रिया बिल्कुल उसी प्रकार से होती है PCl5 के, जिस तरीके से PCl5 के साथ या HCl के साथ हुई। लेकिन जब अभिक्रिया HI के साथ या फास्फोरस आयोडाइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो अभिक्रिया भिन्न होती है। प्रारंभ में तो वास्तव में जो समान ही उत्पाद बनता है 1,2,3 ट्राई आयोडोप्रोपेन बनता है, लेकिन आयोडीन का आकार बड़ा होने के कारण ये इसमें जो उत्पाद बनता है उसमें स्टेरिक बाधा या त्रिविम बाधा जो उत्पन्न हो जाती है, जिससे ये जो है विघटित होकर जो है आयोडीन लिबरेट कर देता है और एलिल आयोडाइड जो है बना देता है। जैसे कि ये है ग्लिसरॉल की अभिक्रिया HI और या अथवा PI3 के साथ कराई तो 1,2,3 ट्राई आयोडोप्रोपेन बनेगा जो है, जो कि एक अनस्टेबल होता है। इसमें से दो आयोडीन यानी पहले दूसरा या दूसरा तीसरा ये आयोडीन जो है निकल जाते हैं और हमें जो है एलिल आयोडाइड CH2 डबल बॉन्ड CH CH2I जो है प्राप्त होता है। यदि अभिक्रिया HI की अधिक मात्रा ली जाए तो अभिक्रिया जो है आगे तक भी चलती रहती है या फर्दर होती रहती है और अंतिम उत्पाद के रूप में हमें क्या मिलता है, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जो है इसकी, कि जब एलिल आयोडाइड भी बना तो उसकी अभिक्रिया पुनः HI के साथ होगी तो यहाँ पर यहाँ पर I आएगा और यहाँ पर जो है H जाएगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार। तो ये जो है हमें एक डाई आइडो कंपाउंड प्राप्त होगा जो कि एक अस्थायी कंपाउंड है, जिससे -I2 निकल जाएगी जो है और हमें जो है प्रोपीन प्राप्त होगी और प्रोपीन पुनः HI के साथ रिएक्शन करके जो है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होगी रिएक्शन। तो जो आयोडीन है उस कार्बन पर जाएगा जिस पर कि हाइड्रोजन की संख्या कम है और H उस पर जाएगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। तो हमें आइसोप्रोपाइल आयोडाइड जो है इस तरीके से प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। जब ग्लिसरॉल की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में जो है नाइट्रिक अम्ल के साथ कराई जाती है तो ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट प्राप्त होता है, अर्थात जो तीनों OH समूह हैं वो नाइट्रो समूह द्वारा रिप्लेस हो जाते हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विस्फोटक पदार्थ प्राप्त होता है जिसको हम नाइट्रोग्लिसरीन कहते हैं। इसका नाम है वैसे ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट और इसको कॉमनली जो है नाइट्रोग्लिसरीन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, यानी एसिटिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, बेंजोइक एसिड है, इनके साथ जो है अभिक्रिया। ये हमारे कितने मोल अभिक्रिया यानी जो एसिड है वो हम कितना मोल ले रहे हैं उसके ऊपर जो है निर्भर करती है। यदि 1 मोल ले रहे हैं तो ग्लिसरॉल मोनोएसिटेट, 2 मोल ले रहे हैं तो ग्लिसरॉल डाइएसिटेट और यदि 3 मोल ले रहे हैं तो जो है ग्लिसरॉल ट्राइएसिटेट जो है बनेगा। नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन
रिएक्शन विद ऑक्जेलिक एसिड यानी ऑक्जेलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। इसमें भी जो है दो भिन्न भिन्न ताप पर जो है अलग अलग जो है उत्पाद प्राप्त होते हैं। जो है जब अभिक्रिया 110 से 120 डिग्री ताप पर ऑक्जेलिक एसिड के अधिक में यानी एक्सेस में कराई जाती है तो मुख्य उत्पाद के रूप में फॉर्मिक अम्ल प्राप्त होता है। यानी जो ऑक्जेलिक अम्ल था वो फॉर्मिक अम्ल में, यानी जो 2 कार्बन वाला था वो 1 कार्बन वाले फॉर्मिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है और वापस हमें जो है ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। यानी क्या किस तरीके से होती है, ये ऑक्जेलिक एसिड का मॉलिक्यूल लिखा हुआ है यहाँ पर, जो है यहाँ से H यहाँ से OH निकल जाता है और ये जो है हमें एक इंटरमीडिएट प्राप्त होता है। यहाँ से -CO2 निकल जाता है और फिर ये हमें ये कंपाउंड्स प्राप्त होता है। ये जो है जलीय हाइड्रोलिसिस यानी इसकी हम क्षारीय माध्यम में जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ग्लिसरॉल प्राप्त हो जाता है और फॉर्मिक अम्ल प्राप्त होता है। ये तो इस प्रकार से ग्लिसरॉल तो हमारा पुनः प्राप्त हो गया और जो ऑक्जेलिक एसिड था वो फॉर्मिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन जब अभिक्रिया ऑक्जेलिक एसिड के साथ उच्च ताप पर अर्थात 230 से 260 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराई जाती है तो उत्पाद जो है डिफरेंट बनते हैं। क्या बनेगा, जो है जब ग्लिसरॉल की अभिक्रिया ऑक्जेलिक एसिड के साथ 260 डिग्री पर कराई जाती है तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों OH ग्रुप रिएक्ट करते हैं और ये H2O एक H2O यहाँ से निकाल देते हैं। ये हमें इंटरमीडिएट कंपाउंड्स प्राप्त होता है जो कि एक अनस्टेबल है। यहाँ से जो है एक CO2 यहाँ से और एक CO2 यहाँ से, यानी 2 CO2 निकल जाती है और हमें एलिल अल्कोहल यानी CH2CH CH2OH प्राप्त होता है। नेक्स्ट रिएक्शन है एसिटाइलेशन या एसिटिलीकरण। इसमें जो OH समूह है वो एक अच्छा सब्स्टिट्यूशन हमारा जो विस्थापित होने वाला ग्रुप है जो है, और इसकी जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं ये करेक्टरिस्टिक रिएक्शन है इसकी। जो है जब हम एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो हमें एस्टर प्राप्त होता है और एस्टर क्या होता है, वो तीनों OH समूह जो है क्लोरीन से रिप्लेस हो जाते हैं और एस्टर समूह जो है हमें ये प्राप्त होता है और ग्लिसरॉल ट्राई एसीटेट प्राप्त होता है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ग्लिसरॉल में जैसा कि हमने शुरू में आपको बताया कि 2 प्राथमिक और एक द्वितीयक यानी 2 प्राइमरी एक सेकेंडरी अल्कोहलिक समूह है और तीनों ही ये ऑक्सीकृत होते हैं। तो जब इनके ऑक्सीकरण कराया जाता है तो ऑक्सीकरण किस रिएजेंट से कराया जा रहा है उसकी प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। तो उत्पाद कुछ इस तरीके से बनते हैं। ग्लिसरॉल ग्लिसरॉल्डिहाइड में ग्लिसरिक एसिड और फिर फर्दर ऑक्सीडेशन पे टार्ट्रोनिक अम्ल बनता है। यह ग्लिसरॉल का डायरेक्टली जो है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में भी परिवर्तित हो जाता है जिसका फर्दर ऑक्सीडेशन कराने पर मीजो ऑक्जेलिक एसिड और जिसका ऑक्सीडेशन कराने पर ऑक्जेलिक एसिड, जिसका ऑक्सीडेशन कराने पर फर्दर जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। तो ये भिन्न भिन्न जो हमारे रिएजेंट हैं और उन रिएजेंट के साथ क्या उत्पाद बनेगा ये हम बताएंगे आपको कि जब ऑक्सीकरण तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ कराते हैं तो क्या बनेगा, जो है ग्लिसरिक एसिड और टार्ट्रोनिक एसिड। ग्लिसरिक एसिड ये वाला और टार्ट्रोनिक एसिड। जबकि सांद्र नाइट्रिक एसिड के साथ ऑक्सीकरण कराएं तो केवल जो है ग्लिसरिक एसिड ही प्राप्त होगा, ग्लिसरिक एसिड ही प्राप्त होगा। लेकिन जब अभिक्रिया अम्लीय KMnO4 के साथ कराई जाती है तो मुख्य उत्पाद के रूप में ऑक्जेलिक एसिड जो है प्राप्त होता है। जो है ये वाला ये ऑक्जेलिक एसिड जो है प्राप्त होगा। जो है
और जब अभिक्रिया ब्रोमीन और सोडियम हाइपोब्रोमाइड, ये भी एक ऑक्सीकारक है जो है, अथवा फेंटन अभिकर्मक। फेंटन अभिकर्मक क्या है? फेरस सल्फेट और हाइड्रोजन परऑक्साइड के मिक्सचर को जो है हम फेंटन अभिकर्मक कहते हैं, जो कि एक ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। के साथ ऑक्सीकरण कराया जाए तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन और ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन और ग्लिसरॉल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। जब इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्षार की उपस्थिति में ये संघनित होकर जो है क्या बनाते हैं? एल फ्रक्टोज बना लेते हैं। अब इसमें जो ऊपर बताया था उसमें एक रह गया, मीजो ऑक्जेलिक एसिड। तो जब ऑक्सीडेशन बिस्मथ नाइट्रेट के साथ करा जाता है तो ये वाला कंपाउंड यानी मीजो ऑक्जेलिक एसिड प्राप्त होता है। तो ये भिन्न भिन्न जो है ऑक्सीकारक के ऊपर निर्भर करता है कि कौन सा ऑक्सीकारक हम यूज कर रहे हैं, उसके आधार पर जो है हमारा कंपाउंड्स प्राप्त होगा। नेक्स्ट रिएक्शन है डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण। जब ग्लिसरॉल की अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट KHSO4 या किसी अन्य निर्जलीकारक पदार्थ जैसे सांद्र H2SO4 या H2P2O5 के साथ की जाती है तो एक एक्रोलीन नामक पदार्थ बनता है जिसमें एक विशेष प्रकार की गंध होती है। अतः जब भी ग्लिसरॉल का परीक्षण करते हैं तो हम इस अभिक्रिया को कराते हैं क्योंकि इसमें एक विशेष प्रकार की गंध पाई जाती है। क्या होता है इसमें जो है कि ग्लिसरॉल में ये OH और ये H, ये OH और ये H, ये -2H2O के रूप में जो है निकल जाता है जो है, और ये एक एलीन कौन सी होती है? जिसमें कार्बन के दोनों तरफ डबल बॉन्ड्स हो, उसको हम एलीन्स कहते हैं जो है। अब ये एक इनॉल फॉर्म है तो ये जो एक अस्थाई है एलीन, इसका रीअरेंजमेंट हो जाता है जो कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये बॉन्ड जो है ये इधर माइग्रेट चला जाता है, ये इस पर चले जाता है, जो H है वो यहाँ पे आ जाता है। तो इस तरीके से ये जो है CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH एक्रोलीन जो है प्राप्त हो जाती है। तो ये तो जो है इसकी कुछ अभिक्रियाएँ थी। लास्ट रिएक्शन है फर्मेंटेशन या किडबन। तो ग्लिसरॉल के जब हम फर्मेंटेशन कराते हैं तो बहुत सारे जो है अम्ल या प्राप्त होते हैं, और जैसे प्रोपियोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ब्यूटेनॉल, ट्राइमेथिलीन ग्लाइकॉल, लैक्टिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड आदि जो है बनते हैं। ये ईस्ट जो होता है बैक्टीरिया, उसकी उपस्थिति में जो है कराया जाता है। अब नेक्स्ट और लास्ट आता है जो है उपयोग यानी यूजेस। जैसा कि अभी हमने ऊपर बताया कि इसमें एक बहुत सारे जो है एसिड्स बनते हैं, तो एसिड्स को बनाने में एल्डिल अल्कोहल भी जो है बना था एक रिएक्शन में। एल्डिल अल्कोहल ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट या नाइट्रोग्लिसरीन बनाने में। ये जो नाइट्रोग्लिसरीन है ये एक लिक्विड होता है जो ठंडा किए जाने पर करने पर जो है क्या हो जाता है, ये क्रिस्टलाइज हो जाता है। एक स्वीडिश वैज्ञानिक थे जो है एल्फ्रेड नोबल, जिन्होंने इसको जो है रिएक्शंस को खोजा था जो है, तो उनके नाम के आधार पर इसको नोबेल ऑयल भी कहते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन बहुत ही संवेदनशील होती है और थोड़ा सा भी जो है आघात या धक्का लगने पर ये जो है विस्फोट में परिवर्तित हो जाती है। तो जो
जो अपनी पत्थर की जो खान वगैरह होती हैं उनमें डायनामाइट वगैरह बनाने में ये काम लेते हैं। तो नाइट्रोग्लिसरीन को लकड़ी के बुरादे पर सुखाकर ठोस अमोनियम नाइट्रेट मिलाकर डायनामाइट बनाते हैं और नाइट्रोग्लिसरीन की छड़ें हम लेते हैं और उससे जो है हम विस्फोट के रूप में काम में लेते हैं। इसको चूँकि ये विस्कस सॉल्वेंट है तो इसको जो है जो मोहर की स्याही होती है, टाइपराइटर का रिबन होता है, बूट पॉलिश होती है, इसमें काफ़ी प्रयोग होता है। जो घड़ियों में लुब्रिकेंट होता है उसके रूप में प्रयुक्त होता है जो है। तंबाकू को मृदु बनाने में जो है, मिठाइयों को प्रिजर्वेटिव के रूप में और एंटी फ्रीजिंग के रूप में इसको प्रयोग में लिया जाता है। तथा चमड़े को नम व मृदु बनाने में उसके ऊपर लेप कर देते हैं ग्लिसरॉल का, जिससे जो है वो क्या होता है कुछ समय बाद जो है सॉफ्ट पड़ जाता है, तो उसको नम व मृदु बनाने में रूप किया जाता है। तथा आजकल बहुत ज़्यादा उपयोग होता है जो है, जो घरों में सीमेंट वगैरह बनाते हैं तो उसमें जो है एंटी जो अम्लरोधी यानी एसिड प्रूफ सीमेंट बनाने में काम में लिया जाता है। तो ये इसके जो है कुछ उपयोग थे जो हमने आपको बताए। आज के लिए इतना ही।